दोस्तों नमस्कार। हमने ये देखा है कि भारत और दुनिया के बाकी देशों में जब भी कोई समझौते की बात होती है, कहीं ना कहीं बात आके एग्रीकल्चर पे अटक जाती है। ये बात सही है कि भारत में करोड़ों लोग हैं जो खेती पर अपनी जिंदगी गुजारा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या वास्तव में जो हमारी पॉलिसीज हैं वो किसानों को बचा पा रही हैं या कब तक बचा पाएंगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए दोस्तों आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि क्या जिस तरह से भारत सरकार किसानों को बचाना चाहती है, क्या किसान बच पाएंगे? क्या हमारी पॉलिसीज सही हैं या उनमें बहुत तेजी से बदलाव और सुधार की जरूरत है? आज इसी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे आज हम चर्चा करेंगे और जैसा हमेशा मैं करता हूं, आपके सामने मैं डेटा रखूंगा और आपसे ये निवेदन करूंगा कि इसको आप अपने सभी किसान भाइयों में और किसान नेताओं में सर्कुलेट करें और पूछें कि इसका जवाब क्या है। अगर जवाब नहीं है, अगर किसान नेताओं के पास जवाब नहीं है और वो बदलाव भी नहीं चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि आने वाले दिन बहुत ज्यादा दर्दनाक हो सकते हैं बहुत सारे किसानों के लिए। इसीलिए जो आज वस्तु स्थिति है, यथा स्थिति अगर हम बनाए रखना चाहते हैं, तो ये किसानों के हित में नहीं है। आंसर भी आसान नहीं है। अगर हम ये सोचे कि हमने कह दिया और सब ठीक हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी सब देख लेंगे, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसा संभव नहीं है। इस बात को भी हमें समझना होगा। एक सिस्टमैटिक बदलाव की जरूरत है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अगर नहीं, तो चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब भी करिए और इस वीडियो पे चर्चा करिए अपनी संस्थानों में, घरों में और जहां भी आप चाहें, जिसको भी आप समझते हैं कि ये व्यक्ति इस विषय से संबंधित हो सकता है, आप उसको जरूर सर्कुलेट करिए। सबसे पहला सवाल दोस्तों जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं वो बिल्कुल आंकड़ा है। 2013-14 से लेकर 2022-23 पिछले 10 साल का आंकड़ा। अब हम नेहरू एरा की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंदिरा गांधी के टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम कांग्रेस के टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी तरह से बात कर रहे हैं वर्तमान सरकार की। मैं इसलिए सरकार कह रहा हूं, इसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। मेरा सिंपल ये कहना है कि हमने जो भी बदलाव किए किसानों के हित में किए, क्या वास्तव में उनका रिजल्ट हमको दिख रहा है? सवाल ये है। अगर हम ये देखें कि पहले जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो आयात था, एग्रीकल्चर, ये पूरा एग्रीकल्चर स्पेस है। हम पहले दोस्तों आयात करते थे करीब 13-14 बिलियन डॉलर 10 साल पहले, और हम एक्सपोर्ट करते थे करीब 40-42 बिलियन डॉलर का। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम आयात कर रहे हैं करीब 35 बिलियन डॉलर का, मतलब 20 बिलियन डॉलर का सालाना आयात बढ़ गया है और हर साल बढ़ रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ जब बात आती है एक्सपोर्ट्स की, तो एक्सपोर्ट जहां हम पहले 42 बिलियन डॉलर करते थे, हम 52 पे पहुंचे। इंपोर्ट बढ़ गया 20 बिलियन डॉलर और एक्सपोर्ट बढ़ा मात्र 10 बिलियन डॉलर। हमने तो पूरी एजेंसियां लगा रखी हैं, चाहे वो कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, चाहे वो टी बोर्ड हो, कॉफी बोर्ड हो, स्पाइस बोर्ड हो, अपीडा हो, दुनिया भर की संस्थाएं। अरबों रुपए हम खर्च करते हैं पूरे देश में एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। रिजल्ट क्या आ रहा है? एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो फंडामेंटली रॉन्ग है। यह तो थी पिछले 10 साल की बात। आने वाले 10 साल में क्या होगा, इसको भी हमें समझना चाहिए। दोस्तों जब आप व्यापार करते हैं उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है कीमत और दूसरी होती है क्वालिटी। अब क्वालिटी तो मैं और आप अगर मैन्युफैक्चरर हैं तो ये हमारे हाथ में है, और काफी हद तक जो देश के कानून हैं, जो हमारी फूड सेफ्टी अथॉरिटीज हैं, ये उनके हाथ में है कि वो कितना एनफोर्स करती हैं क्वालिटी को एट फर्स्ट लेवल। अगर हम फूड क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर पाए या एग्रो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पाएंगे। एक बात तो बहुत क्लियर है कि हमारी क्वालिटी में सुधार नहीं हो रहा है। पहली बात तो बहुत क्लियर है, चाहे हम कुछ भी दावा करें। दूसरी तरफ हमारी कीमतें भी बढ़ रही हैं।
अब मुझे एक चीज बताइए दोस्तों कि खराब माल और ज्यादा कीमत पे व्यापार होता है क्या? इसको मैं अब आंकड़ों के सामने आपके सामने रखता हूं कि आने वाले 10 साल में क्या होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं मक्का का। हम आजकल बहुत बात कर रहे हैं इसकी। हमारा आज 2025 में जो एमएसपी है और जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है उसमें मात्र 2% का फर्क है। मतलब हम अंतरराष्ट्रीय बाजार के आसपास हैं। हर साल एमएसपी बढ़ेगी तो अगले 10 साल में एमएसपी कहां पहुंचेगी? अगर मैं पिछले 10-15 साल का ट्रेंड लेता हूं तो हम पहुंच जाएंगे 3800 में। अंतरराष्ट्रीय बाजार पे जो अनुमान है वो रेट होगा करीब 3200 पर क्विंटल, करीब 18%। क्या 18% महंगा माल आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे? जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार से हमारा एमएसपी ज्यादा है। ये रेट नहीं है, इस पे अभी मंडी टैक्स लगेगा, इस पे अब दुनिया भर के खर्चे होंगे, भाड़ा लगेगा, लेबर लगेगी। क्या हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे? चलिए हम मक्का एक्सपोर्ट नहीं करते, क्या हम मक्के से बने हुए प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे? और उसके बाद अगर हमने अपनी क्वालिटी में सुधार नहीं किया ना, मुझे मालूम है आपका जवाब क्या होगा। अब हम बात करते हैं सोयाबीन की। अक्सर हम ये कहते हैं कि साहब हम तेलों का इतना आयात कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। आज जो स्थिति है, हमारे यहां पे एमएसपी है 46। हम आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजार से करीब 30-35% महंगे हैं आज भी। जिस तरह से एमएसपी बढ़ रही है इन द नेम ऑफ आत्मनिर्भर, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, एनकरेज करना है, 10 साल में सोयाबीन का रेट हो जाएगा 80 रुपए। अंतरराष्ट्रीय बाजार का रेट रहेगा 45, जो आज भी हमारे एमएसपी से नीचे है। इसका मतलब क्या है कि हम दुनिया से ऑलमोस्ट डबल रेट पे हो जाएंगे सोयाबीन। अब सवाल इस बात का है कि डबल रेट पे रॉ मटेरियल खरीद के तेल बनाना मैं क्यों खरीदूंगा? अगर मैं व्यापारी हूं तो मेरे को तो अंतरराष्ट्रीय बाजार से सस्ते में मिल रहा है ना दोस्तों। मैं भारत के किसान से सोयाबीन खरीद के प्रोसेसिंग करूं, ये कौन सा लॉजिकल जस्टिफिकेशन है इकोनॉमिक्स में? तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में तेलों का आयात और बढ़ेगा, प्रोसेसिंग और कम होगी, एरिया अंडर कल्टीवेशन और कम होगा। इस बात को, इस वार्निंग को आप याद रखिएगा, इस वीडियो को संभाल के रखिएगा। बहुत से मेरे किसान नेता और किसान भाई इस बात को लेकर मेरे को बुरा भला कहेंगे कि आप एमएसपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। व्यापार आपका है, धंधा आपको करना है, आपको प्रदर्शन करना है, आप सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करनी है, आप करिए, लेकिन आप बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस बात को आपको समझना होगा। अब बात करते हैं हम चीनी की। आज भी अगर हम इक्विवेलेंट देखें कैन का, तो हम 340 रुपए की हम बात कर रहे हैं एफआरपी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो इक्विवेलेंट रेट है वो है 280। हम आज भी 20% महंगे हैं। हर साल आप एमएसपी बढ़ाएंगे पॉलिटिकल दबाव में, आप 600 पे पहुंच जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय बाजार 400 पे पहुंचेगा, आप 50% महंगे होंगे। आप चीनी तो एक्सपोर्ट कर नहीं पाएंगे। अब इस महंगी गन्ने से बना हुआ इथेनॉल आप यूज करेंगे तो क्या वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो उस समय क्रूड होगा उससे सस्ता होगा या महंगा? ये अपने आप में एक खुला सवाल है। एक्सपोर्ट की जहां तक बात है वो आप कर नहीं पाएंगे। और जो कंपनियां शुगर यूज करती हैं अपने फूड प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर उनको अंतरराष्ट्रीय बाजार से 50% सस्ती चीनी मिलेगी तो वो आपसे क्यों खरीदेंगे? सवाल रख रहा हूं मैं आपके सामने, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब बात कर लेते हैं गेहूं की, जिसको लेकर हमने बहुत राजनीति करी, किसान आंदोलन किया। आज हमारा रेट अंतरराष्ट्रीय बाजार से कम है। हम कहते हैं जी रेट कम है, एमएसपी बढ़ाओ, बड़ी अच्छी बात है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में आपका जो एमएसपी है वो अंतरराष्ट्रीय बाजार से ज्यादा हो जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जितना आप जल्दबाजी करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी कबर खो देंगे। अब स्थिति क्या है? स्थिति यह हो जाएगी कि आपका जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो आपका वीट है वो बिकेगा ही। इसका मतलब जितना वीट आप भारत में पैदा कर रहे हैं वो भारत में ही खपत होगा। अब जितना आपको चाहिए आप उससे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी? फिर एमएसपी बढ़ाती रहेगी और उस एमएसपी पे हम वीट खरीदते रहेंगे। मतलब सरकार को बजट एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा उस फसल के लिए जिसकी आपको जरूरत नहीं है।
बफर स्टॉक जरूरी है, लेकिन सारी फसल खरीदें, हर किसान वीट उगाए, हर किसान को एमएसपी मिले, वो भी सरकार खरीदे, तो सरकार को सोचना है कि कितने लाख करोड़ रुपए इस पॉलिटिकल एजेंडा के लिए देने पड़ेंगे। इस बात को समझना होगा। अब बात करते हैं हम पैडी की। अभी पैडी हम स्थिति ठीक है हमारी। हम आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में चावल इसलिए एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा चावल सस्ता है। क्वालिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्वालिटी सबके लिए बराबर है। अब रही बात कॉस्ट को लेकर, इसका मतलब यह है कि अगले 5-7 साल तक पैडी में तो हमारी रिलीफ है कि इंपोर्ट नहीं आएगा, लेकिन 10 साल बाद आपकी जो स्थिति है वो पैडी में भी बदलने लगेगी अगर एमएसपी इस हिसाब से बदलते रहे। अब ये सारे आंकड़े हैं, मैं इनको थोड़ा सा ग्राफिक रूप में आपको दिखा देता हूं। हमारा एमएसपी जो है वो इस रफ्तार से बढ़ रहा है और ये है अंतरराष्ट्रीय बाजार की ग्रोथ। इसका मतलब हम वीट कभी भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ये तो मानते हो आप? तो वीट में हम अंतरराष्ट्रीय बाजार से बाहर हो गए। पैडी की बात, आज ग्लोबल मार्केट ज्यादा है, पैडी कम है। इसका मतलब हम चावल एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, ये हमें दिख रहा है, और अगले 10 साल तक हम चावल एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ये बात क्लियर है। अब रही बात मक्के की। हमारा एमएसपी अंतरराष्ट्रीय बाजार से ज्यादा है और बढ़ता रहेगा। मक्का और मक्के से बनी हुई वस्तुएं हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ये स्थिति हमारे सामने है। रही बात सोयाबीन की, हम आज की तारीख में जिस तरह से तेलों का आयात कर रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी, अंतरराष्ट्रीय बाजार से गैप बढ़ेगा, हमारे यहां पे तेलों का आयात बढ़ेगा। इसीलिए मक्का हो, सोयाबीन हो, ये सारी की सारी चीजें आती हैं पशुपालन में, मुर्गी में, डेयरी में, वगैरह वगैरह, मछली में। अगर ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि टैरिफ कम करो, तो आप ये समझ लीजिएगा भारत में फ्लडिंग शुरू हो जाएगा। हम अगर टैरिफ कम नहीं करते हैं तो हम कब तक अपने आप को बचा पाएंगे, इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि हम तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमें अब टैरिफ का इशू खत्म कर देना चाहिए। ट्रंप साहब को 10 साल रुकना चाहिए। 10 साल बाद भारत के लिए टैरिफ का कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। आप टैरिफ और बढ़ाएंगे तो कहां तक बढ़ा सकते हैं? स्थिति यह है दोस्तों कि आपको आज जो है अगले 2 साल तक ये टैरिफ आपको बचा लेगा। ये मेरा असेसमेंट जो मैंने आपके सामने रखा है, उसको मैं अगर एक्शन पॉइंट में देखूं, अगले 2 साल में आपको टैरिफ बचा लेगा। तो अभी इमीडिएट थ्रेट नहीं है, जो टैरिफ चल रहा है चलने दें। मोदी साहब के अगले चुनाव तक शायद हम किसानों को बचा लेंगे, लेकिन 27, 28, 29 के जब चुनाव आएंगे, किसानों का मुद्दा गरमाएगा। इस बात को आपको याद रखना होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम एमएसपी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हमारे यहां आयात बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट घटेगा, मतलब किसानों को दाम नहीं मिलेंगे। उस स्थिति में सरकार क्या करेगी? नए किसानों के लिए पैकेज लॉलीपॉप्स लाने पड़ेंगे, फ्री बीज लाने पड़ेंगे। देश की आर्थिक स्थिति को चुनौतियां बढ़ेंगी, और लॉन्ग टर्म में 5 साल के बाद जब मोदी साहब का टेन्योर खत्म होगा 29 में, उसके बाद जो सबसे बड़ी चुनौती आने वाली सरकार की होगी, चाहे वो बीजेपी की हो, ऑपोजिशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए खेती सबसे बड़ी चुनौती होगी। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट, दूसरी तरफ खेती। मुश्किलें बहुत तेजी से बढ़ेंगी, और इस स्थिति के अंदर हमें इस बात को समझना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह स्थिति समझ में आ गई होगी कि जिस तरह से हमने किसानों को खुश करने के लिए और समर्थन मूल्य की एक पॉलिसी बनाई थी। एक्चुअली इस बात को आपको समझना होगा कि जो एमएसपी की पॉलिसी है ना दोस्तों, ये शॉर्टेज इकोनॉमी की पॉलिसी। जब आपके यहां किसी चीज की शॉर्टेज हो और अंतरराष्ट्रीय बाजार भी बहुत कम हो कि किसान को एनकरेजमेंट नहीं मिलता, आपको अब इंसेंटिव देना है कि वो एनकरेज करें अब उसकी प्रोडक्शन को, तो आप एमएसपी देते हैं ताकि उत्पादन बढ़े। आज एमएसपी की जो पॉलिसी है, आपके यहां पे वीट सरप्लस है, पैडी सरप्लस है, मेज सरप्लस है, शुगर सरप्लस है, आपको किसी भी रूप में एमएसपी का फायदा नहीं मिल सकता। कि आप कुछ भी एमएसपी घोषणा कर दीजिए, आपके रेट्स हमेशा एमएसपी से कम ही रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात,
किसानों की आमदनी या उनकी इनकम के लिए एमएसपी के फॉर्मूले को हटा के हमें इंश्योरेंस और इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स पे लाना पड़ेगा। हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। ये सब चीजों का इस्तेमाल करना होगा और किसानों को भी ये समझाना होगा कि भैया बाजार को समझो। सरकार सारी चीजों का एमएसपी नहीं दे पाएगी, ना हर जगह सरकार समर्थन मूल्य दे पाएगी। मैं फिर आ रहा हूं उसी बात पे जो कंट्रोवर्शियल रहा, 3 कृषि कानून। नए परिदृश्य में उन कानूनों को लगाकर देखिए कि क्या वो किसानों की हेल्प करेंगे। उसमें एमएसपी का रोल नहीं है। और आप अगर एमएसपी मेरे पे इंपोज करोगे और मैं आयात कर रहा हूं, आप क्या मुझे रोक पाओगे? आप ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगा सकते हो। आप जितना टैरिफ लगाओगे उतना देश में महंगाई बढ़ेगी और जितनी महंगाई बढ़ेगी उतना आपको फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि दाम कम हो। आप इस चक्रव्यूह में फंस गए। उम्मीद है दोस्तों आपको यह जस्टिफिकेशन समझ में आया होगा। इस वीडियो को दोबारा देखिए, शेयर करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।